हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिस्ट्री चैप्टर 5 का पीरियोडिक टेबल चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट में रीडिंग करूँगा स्टार्टिंग से, फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो वी नो दैट यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एनर्जी एंड मैटर, कि जैसा हम जानते हैं कि यूनिवर्स कंसिस्ट करता है एनर्जी और मैटर को। द स्टडी ऑफ मैटर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू इट्स वास्टनेस। जो मैटर की जो स्टडी है वो वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसकी वास्टनेस की वजह से। वास्टनेस मीन्स उसके विशाल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से। मैटर कंसिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेज लाइक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैसेज एंड कंपाउंड्स लाइक आयनिक, कोवेलेंट एंड कोवेलेंट इम्प्योर सब्सटेंसेज लाइक मिक्सचर्स एट्सेट्रा। तो मैटर कंसिस्ट करता है जिसमें प्योर सब्सटेंसेज आते हैं लाइक एलिमेंट्स में तुम्हारी क्या हो गई, मेटल्स हो गई, नॉन मेटल्स हो गई, जो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी है। जैसे फर्स्ट ग्रुप था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम से लेके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब तुम्हारी मेटल्स होती हैं। ऐसे ही मेटलॉइड्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, इनर्ट गैसेस भी होती हैं। इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं? जो आपके ग्रुप में लास्ट वाला ग्रुप होता है, एर्थ ग्रुप जिसे कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। and compounds like ionic and covalent and impure substances like mixtures and etc. If we focus on any one part of the matter, then we find that there is a huge world of that, like world of flowers contains lot of compounds मेड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अगर हम किसी एक पार्ट पर फोकस करें किसी मैटर की, तो तब हम पाएंगे कि उसका कोई एक ह्यूज वर्ड है, जैसे लाइक दैट वर्ड ऑफ फ्लावर। तो उसका एक मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, बहुत सारे उसके अलग अलग आइसोटोप्स होंगे। जैसे फ्लावर्स वाले केस में होता है कि जैसे फ्लावर्स की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो इसी तरीके से उसके कंपाउंड्स भी होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के बहुत ही सारे कंपाउंड्स होते हैं। देयरफॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट मैटर फाउंड इन नेचर नीड्स सम क्लासिफिकेशन। तो इसी वजह से जो सिंप्लीफिकेशन है उसकी स्टडी का मतलब उसकी स्टडी को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है ऑफ डिफरेंट मैटर, जो अलग अलग मैटर हैं फाउंड इन नेचर, नीड सम क्लासिफिकेशन। तो उसके लिए हमें उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे आपके स्कूल में ही देख लो कि बच्चों को, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको भी क्लासीफाई करना पड़ता है, उनको भी क्लासेस में डिवाइड करना पड़ता है कि जो एक जिनका मेंटल लेवल फर्स्ट क्लास तक का है वो फर्स्ट क्लास में, जिनका मेंटल लेवल सेकंड क्लास का है वो सेकंड क्लास में, इस तरीके से। और जो फिर उसके बाद भी फर्दर डिवीज़न करते हैं हम गर्ल्स और बॉयज़ का। जैसे ए और डी सेक्शन में गर्ल्स होती हैं, वो हमारे स्कूल में बी और डी सेक्शन में गर्ल्स को डिवाइड कर दिया गया। ए और सी सेक्शन में सीनियर क्लासेस में बॉयज़ को डिवाइड कर दिया। तो ये भी एक तरीके से क्लासीफिकेशन किया गया जिससे उनको पढ़ाना आसान हो सके। और अलग अलग जो मेंटल लेवल के बच्चे हैं उन्हें अलग अलग उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस दे दी जाती हैं। फिर जब उनका मेंटल लेवल बढ़ जाता है तो उन्हें नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। तो एलिमेंट जो होता है वो प्राइमरी कंपोनेंट होता है। एलिमेंट कौन से होगा? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपके एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। देयरफॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ मैटर। तो इसलिए मैटर की स्टडी के लिए सबसे पहले ज़रूरी हुआ किसका क्लासिफिकेशन किया जाए? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का किया जाए। द क्लासिफिकेशन नीड्स सर्टेन प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द थिंग्स। तो क्लासिफिकेशन के लिए कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें क्लासीफाई करना होता है उन थिंग्स की। वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी लाइक देयर फिजिकल स्टेट, कलर, केमिकल रिएक्टिविटी, अकरेंस एट्सेट्रा। तो वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स तो क्लासिफिकेशन नीड्स सर्टेन प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द थिंग्स। वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी लाइक देयर फिजिकल स्टेट, कलर, केमिकल रिएक्टिविटी, अकरेंस। तो मतलब कोई सी भी एक बेसिक प्रॉपर्टी को बेसिस ले सकते हैं, जैसे उसकी फिजिकल स्टेट हो गई, कलर हो गया, केमिकल रिएक्टिविटी हो गई, अकरेंस में कुछ कहाँ पाया जाता है एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स इन 3 ग्रुप्स लाइक सॉलिड। जैसे सॉलिड कौन सी हो गई? जो मेटल्स होती है मोस्टली सॉलिड होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। लिक्विड एंड गैस, तो हम इन 3 तरीके से इन 3 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स को कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। एट रूम टेम्परेचर वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो अगर हम क्लासिफिकेशन का बेसिस ये भी बना सकते हैं कि हमने उन्हें किस बेसिस पर क्लासीफाई कर दिया कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। द अबव वेज ऑफ क्लासिफिकेशंस आर एक्चुअली वेरी सिंपल एंड इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइक एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो ऊपर हमने क्लासिफिकेशन के बेसिस लिए हैं कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है, एक्चुअली बहुत सिंपल बेसिस हैं।
कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसमें वर्क नहीं कर रही। जैसे हमारा किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है, वो एक उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैन को रिलेट other properties of elements like melting point, boiling point, physical state, chemical reactivity, etc. Therefore, we can generalize the properties of that particular class. तो हम प्रॉपर्टीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की। तो बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो देखो, किसी चीज़ को जब तुम क्लासीफाई करोगे तो वी नीड टू स्टडी ओनली जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट क्लास। तो उस पर्टिकुलर क्लास की हम सीधे सीधे जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। We need to classify the member on the basis of characteristic property of the classification। तो उसके जो मेंबर्स हैं उनकी हम स्टडी कर सकते हैं किस बेसिस पर, उनके जो क्लासिफिकेशन जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके बेसिस पर हम उनको स्टडी कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू फाइंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ दैट क्लास। तो उस पर्टिकुलर क्लास के किसी मेंबर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो हमने उसे क्लासीफाई किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे किया होगा तो उस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। वी कैन प्रेडिक्ट जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के हर मेंबर की हम जो जनरल प्रॉपर्टी हैं उसको डिस्कवर कर उसको उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी कर सकते हैं उसकी। अब देखो, सबसे पहला मैंने इसमें इंपॉर्टेंट भी लगाया, ये आपकी डेफिनेशन आपको तैयार भी करनी है। डोबेनियर्स ट्राइड्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अपने अपने हिसाब से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके मैंने पीरियोडिक टेबल उनके क्लासिफिकेशन को मैंने स्टडी किया। तो डोबेनियर ट्राइड्स से ही पता चल रहा 3 एलिमेंट्स का ग्रुप were the very first attempt to sort the elements into some logical order by their फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सबसे पहला अटैम्प्ट जो मतलब जो शुरुआती अटैम्प्ट किया गया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो डोबेनियर ने किया। In 1829, German chemist John Wolfgang Dobenier presented some observations according to which there were groups of 3 elements की उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ग्रुप्स में अरेंज किया जिनको ट्राइड्स कहा गया, विच हैड सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी। अब हम इसकी ज़रा डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो ये डोबेनियर ट्राइड्स अगर एग्जाम में आता है तो आप ये लिख कर आएंगे, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब 3 एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप बनाया जिनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो देन इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है, इज़ द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मीन्स एवरेज, मतलब प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना किसी को, जैसे फर्स्ट में किसी को करेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, देन देयर प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जैसे कि एग्जांपल भी लिखे आना इसमें एग्जाम में, द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो 6.9, 23 एंड 39.1। तो 39.1 और 6.9 को अगर मैं ऐड करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 23 के इक्वल आ जाएगा, या अप्रॉक्सीमेटली वैसे भी एग्जैक्ट भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिर मैंने दूसरा लॉ लिया है आपका, ये है फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपने अपने बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, जिससे हम उसकी स्टडी को इजी कर सकते। क्लासिफिकेशन हम कर क्यों रहे हैं? क्लासिफिकेशन हम कर ही इस वजह से रहे हैं जिससे हम किसी भी एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको ईज़िली ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें मिल जाए और हम उसे आसानी से स्टडी कर सकें। जैसे आज के टाइम में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जैसे हमें मेटल्स देखनी होती हैं तो पीरियोडिक टेबल में डायरेक्टली लेफ़्ट साइड में चले जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन से हमें इतना फ़ायदा है कि हमें ऐसे नहीं ढूंढना पड़ेगा मेटल कहाँ है, हमें पता है लेफ़्ट साइड में। जैसे फर्स्ट ग्रुप है मेटल, एल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, वो है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो ऐसी हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी आपको याद करना है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने क्या किया था, किस तरीके से अरेंज किया था एलिमेंट्स को। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर टू एवरी एर्थ एलिमेंट व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने क्या कहा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की सिमिलर होती हैं अगर उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए। तो हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो उससे फर्स्ट नंबर वाले की, मतलब किसी भी एलिमेंट से उसके 8th नंबर पर जाएं
तो ये ऑक्टेव्स में आपको बता देता हूँ। जैसे म्यूज़िकल ऑक्टेव्स होते हैं, आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अगर देखो सा से शुरू करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8th नंबर पे सा से शुरू करता, सा ही लौट के आ गया। तो इसी किसका नाम रखा गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच होती है अगर उन्हें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। फिर मैंने लिया है इसमें, देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहीं बना दिया है कि वाई वॉज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्ट क्यों हो गया कुछ टाइम बाद, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, अपने अपने टाइम पर अलग अलग लॉ देते चले गए। तो किसी के लॉ जो है जब नया लॉ आता गया तो पिछले लॉ में जो कमियां थी उसकी वजह से उसे डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। तो दिस लॉ फेल्ड बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ द एटॉमिक वेट अबव क्लोरीन डू नॉट फॉलो दिस लॉ। तो ये क्यों उनका लॉ फॉलो हो गया, अगर पूछा जाए कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कार्ड क्यों हो गया, तो उसके पीछे रीज़न था कि जो एटॉमिक वेट है, जो मतलब क्लोरीन से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट क्लोरीन से ज़्यादा आया, अबव क्लोरीन है, डू नॉट फॉलो दिस लॉ, इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब उसके बाद हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रही थी। अब इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। तो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी। तो इसमें क्या था, ये लॉ याद करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल इफ़ दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ध्यान रखना, इन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। तो जब उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स की या एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, मतलब वही उसी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमेंट लौट कर आता है जब उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ओके तो ये स्ट्रक्चर दे रखा है। ये आपको मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही हम लर्न करेंगे। कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस याद कर लेना, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन सी लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोज़ले की है पढ़ते हैं उससे पहले वाली है मेंडलीव। तो सबसे पहले इनकी जो ड्रॉबैक थी, लिमिटेशंस मीन्स कमियाँ कह सकते हैं, या क्या क्या उनमें खामियाँ रह गई थी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन। तो हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट ए ग्रुप विद एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स वही कौन सी हो गई आपकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो उसके साथ रखा गया सिंस हाइड्रोजन मेक्स कंपाउंड्स इन सेम वे एज एल्कली मेटल्स डू, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन भी वैसे ही कंपाउंड बनाती है जैसे एल्कली मेटल्स बनाती हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो Na2O बनेगा, ऐसी हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O हो जाता है। तो उसी तरीके से कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे एल्कली मेटल्स। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स क्या मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे H2, हाइड्रोजन को H2 लिखा जाएगा, बट सोडियम को Na2 नहीं लिखा जाता। सोडियम मोनो एटॉमिक है, या लिथियम मोनो एटॉमिक है, Li लिखा जाएगा, उसे Li2 नहीं लिखा जाएगा। कंपाउंड बनते टाइम Li2O लिखा जाता है, बट वैसे तो Li अगर सिंगल उसे अकेले लिखा जाए तो Li लिखा जाएगा, बट हाइड्रोजन गैस होने की वजह से उसे डायटोमिक लिखा जाता है विद। और ये जो प्रॉपर्टी है डायटोमिक लिखने की, जैसे H2 लिख रहे हैं हाइड्रोजन को, तो वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे हेलोजेंस की तरह। हेलोजेंस कौन सी हो गई, हेलोजेंस आपको पता होना चाहिए, नाम से आपको बहुत अच्छे से। हेलोजेंस हो गई आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडीन। तो जैसे फ्लोरीन लिखना है, मुझे क्लोरीन गैस लिखनी है तो मैं Cl2 लिखूँगा, तो ये प्रॉपर्टी उसकी क्लोरीन के साथ मैच हो गई। तो ये हमेशा से एक कंट्रोवर्सी रही है कि हाइड्रोजन को किसके साथ रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियस, उनसे मैच होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी रिजेंबल करती हैं किससे, जो हमारी हेलोजेंस हैं, जैसे 7th ग्रुप जिसको हम 17th ग्रुप भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडीन। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। तीनों के जो थे एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, एक ही एलिमेंट के हैं, बट उनके एटॉमिक मास अलग अलग होने की वजह से उसकी जो पोजीशन थी इस पीरियोडिक टेबल में वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स हैं तो उनके एटॉमिक मास तो अलग अलग ही होंगे, और इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी
पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई तो फिर आइसोटोप्स अलग अलग उसमें रखने चाहिए, मगर वो हैं तो एक ही एलिमेंट के एटम्स, तो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे प्रोटियम हो चाहे ड्यूटेरियम हो चाहे ट्राइटियम हो, तीनों हैं तो एटम्स एक तरीके से हाइड्रोजन के ही, तो उन्हें अलग अलग कैटेगरी, तो ये एक प्रॉब्लम आई। तो ऑल दो आइसोटोप्स आर डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीफ, मतलब तब तक मेंडलीफ के टाइम तक आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बट बाद में जब हुए तब तो प्रॉब्लम आई ना। बट इट बिकेम अ चैलेंज टू एकोमोडेट दोज आइसोटोप्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, वैसे उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने कहा था कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट्स भी आ गए सेम ग्रुप में आ गए। द एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर हैव नो सिमिलैरिटी विद एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप लाइक सोडियम पोटेशियम, बट दे वर प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप। तो जो हमारा कॉपर था, सिल्वर था, उसकी प्रॉपर्टीज़ कहीं से कहीं तक मैच नहीं करती थी सोडियम और पोटेशियम से। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम और पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, मिलेंगे ही नहीं आपको कभी फ्री स्टेट में, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं सोडियम एंड पोटेशियम। तो उनके साथ रख दिया गया आपने कॉपर और सिल्वर को, तो ये एक तरीके से डिसिमिलैरिटी हो गई। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। बस देखिए इसमें चेंज क्या आएगा, जैसे हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ा था उसमें और इसमें बस इतना सा डिफरेंस है, तो सब लैंग्वेज वही रहेगी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल इफ़ दे आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक। पिछले वाले में यहाँ पर मास था, बस यहाँ पर इसकी जगह क्या कर देना, नंबर। इन्होंने जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली क्लासिफिकेशन के लिए मॉडर्न में, जो कौन थे, हेनरी मोजले, किसने बनाई थी ये, जो आज के टाइम में आप पढ़ते हैं, जो आज आप पढ़ते हैं, वो किसने बनाई थी, हेनरी मोजले ने। और इसमें जो उन्होंने अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर अरेंज किया। तो अब इसके बाद में जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर, ये वर्टिकल कॉलम्स होगा, ये वर्टिकल, तो ऐसे करके 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, फिर यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे चलता है आपका। ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप होते हैं जिनको कहते हैं, और ये ध्यान रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, या ये कह सकते हैं 18 ग्रुप्स हैं। ये लास्ट वाला आपका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जिसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। 17th वाला होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जिसको हम हेलोजेंस कहते हैं। तो इनके स्पेशल नेम भी याद करके आना आप एग्ज़ाम में, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजेंस, इनर्ट गैसेस। ओके, तो ये अलग से आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा सा इसको ज़रा समझ लेते हैं। दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल, दिस इज़ योर फर्स्ट ए ग्रुप, दिस इज़ योर फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप। ये बीच वाले आपको स्टडी नहीं करने हैं अभी। ये 13th लिखा है, तो 13th का मतलब होता है थर्ड ए ग्रुप, 14th का मतलब फोर्थ है। या तो 14th बोलो या 4th बोल रहे हो तो साथ में ए लगाना ज़रूरी है, तो ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 5th ए ग्रुप, 6th ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप। 7th बोलोगे तो साथ में ए बोलोगे, नहीं तो 17th ग्रुप बोलोगे। वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और ये आपको ऊपर से नीचे सारे ग्रुप याद भी होने चाहिए, आगे आपके काम भी आएंगे। 8th ग्रुप ये इनर्ट गैसेस का ग्रुप होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप एंड दिस इज़ योर लास्ट वन, 8th ए ग्रुप। ओके, पीरियड्स तुम्हारे ये होगा, ये 18 ऐसे करके 18 ग्रुप होगा। और पीरियड होते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड ये हो गया जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो सेकंड पीरियड ये हो गया पूरा, थर्ड पीरियड ये हो गया आपका, फोर्थ पीरियड ये हो गया, फिफ्थ पीरियड ये हो गया, सिक्स्थ पीरियड ये हो गया और 7th पीरियड आपका ये हो गया। तो 7 पीरियड्स होते हैं, ध्यान रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ओके, तो यही मैंने डेफिनेशन पे टिक लगा दिया, याद होनी चाहिए आपको, मतलब पता होना चाहिए। देयर आर 17 हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, दीज रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। बाकी ये अलग से मैंने लिख दिया। एल्कली मेटल्स मैंने बताया था, फर्स्ट ग्रुप वाली मेटल्स को ही एल्कली मेटल्स कहते हैं।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो प्लेस की जाती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एल्कली मेटल्स है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप समझ लीजिए जैसे लिथियम हो गया, लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा तो 2,1 आएगा। लिथियम, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, तो 2,8,1, तो आउट इसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का 19 होता है, तो 2,8,8,1, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हैं आपके एटॉमिक नंबर। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उस एलिमेंट का एड्रेस, मतलब एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। जैसे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव होंगे, जल्दी से किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और आउटर मोस्ट शेल में जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स इट इज़ योर मेटल, ये आपकी मेटल है। जैसे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और मोस्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपकी मोस्टली मेटल्स ही होंगी, इसलिए उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देती हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो देंगी किसी को, क्योंकि हमने जब स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी तो ये बताया था कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है, दैट मीन्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहता है। तो उसे अचीव करने के लिए या तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। तो यहाँ पर हमारा मतलब कुछ भी करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी हर एलिमेंट चाहता है नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करा। इनर्ट गैस का मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते ही ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन होती हैं। ओके तो एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इस 5 प्रॉपर्टी पे मैंने टिक लगा दिया। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया ये सेकेंड ए ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, तो ये भी आपकी मेटल्स हो गई। ओके बाकी नोबल गैसेज आ गई, वही जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, जिनके आउटर मोस्ट शेल में देखो सबके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके कंप्लीट होते हैं 8, तो ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन देती ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती। इन्हें ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ज़ीरो ग्रुप मतलब इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन दें ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले। तो इनकी भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी। हेलोजन्स तुम्हारी इधर आ गई, हेलोजन्स देख लीजिए। हेलोजन्स कौन सी हो गई, वही फ्लोरीन, क्लोरीन। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये नॉन मेटल्स हो गई। क्यों? क्योंकि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगी। एक चीज़ और समझ लीजिए ज़रा, यहाँ पर किसी की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बनाते हैं उससे आप उसके बारे में उसका ग्रुप और पीरियड भी बता सकते हैं। जैसे 9 है, 9 का मतलब 2,7, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे ये पता चल जाता है इसका ग्रुप कौन सा हो गया, 7th ए ग्रुप को बिलोंग करता है। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उससे ये पता चल जाता है ये 7th ए ग्रुप को बिलोंग करता है। और ये जो इसे काउंट कर लो कितने, 1, 2, तो इसका मतलब इससे ये पता चल जाता है सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इससे ये भी पता चल गया ये आपकी नॉन मेटल है। नॉन मेटल है इसका मतलब ये आपकी एनायन बनाएगी। और अगर इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये मेटल होती और कैटायन बनाती। ओके तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चलनी चाहिए। जैसे इसके और एक चीज़ और, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज़ ऑल्सो 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें उस एलिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो कैसा है, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कितने के उसकी वैलेंसी क्या हो। वैलेंसी से हम उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता चल जाती है। तो ओके तो ये आपका चैप्टर है। ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने लास्ट के और भेज दिए थे 1 वर्ड के, तो ये भी पढ़ लेना एक बार सब।